हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटायर हिस्ट्री ऑफ पेमेंट सिस्टम को समझेंगे फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू प्रेजेंट टाइम्स। दिस इज द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ PT 365 lecture 5 in the series of economics. Till now we have discussed till banking, asset quality, restructuring and monetary policy. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को पेमेंट सिस्टम से। देखो, जब हम लोग पेमेंट सिस्टम को देखते हैं तो इस आर्टिकल्स में जो सबसे मेजर चीज़ जहाँ पे आपको बहुत अधिक ध्यान से देखनी है, दैट इज़ द इवोल्यूशन फ्रॉम। देखो कहाँ से हम लोग ECS से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड वी हैव अचीव्ड टिल UPI 2016 में। क्या है इसकी कहानी, हम लोग पूरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन। सोचो, जब इंसान पहली बार इस धरती पे आया तो उसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थी? हंटर एंड फूड गैदरर। बस उसे दो चीज़ चाहिए था, पेट भरने को खाना मिल जाए और रहने के लिए कोई सेफ जगह मिल जाए। इस तरह से इंसान की लाइफ स्टार्ट होती है। बट धीरे धीरे इंसान क्या सीखता है, इसके बाद इंसान एग्रीकल्चर सीखता है। तो जब इनिशियली में इंसान एग्रीकल्चर करता तो वो एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती। मतलब क्या, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का कहने का मतलब क्या है, वो उतना ही उपज कर पाता था जितनी कि बस उसे अपने पेट के लिए ज़रूरत हो, उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए था। बट धीरे धीरे इंसान क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर में भी इवोल्यूशन हुआ, उसने बहुत सारे नए तरीके को सीखा। फिर ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किस में कन्वर्ट हो गया, ये सरप्लस एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गया। मतलब सरप्लस क्या, पहले इंसान 50 kg मान लो प्रोडक्शन करता और 50 kg खा जाता, कुछ नहीं बचता। अब क्या हो रहा है, वो 100 kg क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। 50 kg अपने खाने के लिए उसने रख लिया और 50 kg अब जो बचा, अब इस 50 kg का उसने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं। तो उसने सोचा क्यों ना इसके बदले मैं कुछ ये 50 kg अनाज सपोज करो जिसे ज़रूरत है मैं उसे दे देता हूँ, और उसके पास जो कुछ उसकी जो मास्टरी है, उसने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो हम ले लेते हैं। और इस तरीके से जो इकोनॉमी में जो एक सिस्टम इवोल्यूशन हुआ, दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है कि मान लो एक इंसान के पास सिर्फ उसके खेत से क्या निकला है, बैगन निकला है, और दूसरे के खेत से गोभी निकला है। तो इसने बोला कि क्यों ना भाई, देखो मैं बैगन खाते खाते परेशान हो गया हूँ, तुम गोभी खाते खाते परेशान हो गए होगे, क्या करते हैं हम दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ तुम। तो ये जो सिस्टम इवोल्यूशन हुआ, दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या कहता है, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल विदाउट यूजिंग ऑफ मनी। यहाँ पे कोई भी मनी की हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी जो सामान है वो जिसे ज़रूरत है वो ले लेगा, उसकी जो सामान आपको ज़रूरत है आप उसे ले लेंगे। बार्टर सिस्टम। तो दुनिया चल रही थी सब कुछ, बट बार्टर सिस्टम की कुछ इशूज़ थी। इशूज़ लाइक डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। देखो, इसे ऐसे समझते हैं, मान लो 3 पर्सन्स हैं, A, B एंड C। A के पास वीट है, B के पास राइस है एंड C के पास मिल्क है। सपोज करो A को चाहिए मिल्क, बट क्या है, B को वीट नहीं चाहिए, B को चाहिए राइस चाहिए। तो ये कैसे ट्रेड करेगा? तो मतलब क्या है कि डबल, मतलब दोनों पर्सन के पास जो भी आपस में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी जो वांट है, उसकी जो ज़रूरत है सेम होनी चाहिए। बट रियल वर्ल्ड में ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप जिस पर्सन के पास जा रहे हैं उसे वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है। तो एक तो प्रॉब्लम्स ये था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एंड सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज़। मान लो इसके पास वीट है, इसके पास राइस है, कोई टेंशन नहीं है। ये सोचेगा क्या, चलो आज हम अपना सामान को एक्सचेंज नहीं करेंगे, आज हम लोग दूध नहीं खाते हैं। बट ये जो मिल्क वाला पर्सन है, यदि ये 24 आवर के अंदर में नहीं बेचेगा, एंड 24 आवर इज ऑल्सो वेरी हाई टाइम, तो यदि नहीं बेचेगा बहुत जल्द से जल्द तो इसकी दूध खराब हो जाएगी। मतलब क्या, जिसके पास पेरिसेबल आइटम्स है, जैसे मान लो किसी के पास मिल्क है, टमाटर है, वेजिटेबल्स है, तो उसको क्या करना होगा, अपनी सामान को तुरंत एक्सचेंज करना होगा। बट ये पीपल क्या कर सकता है, क्या जो अनदर पर्सन होगा वो सब्जी को ढेर सारा अमाउंट में स्टोर करके नहीं रख सकता है। बट जिसके पास राइस है, वीट है, मेज़ है, वो बहुत दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकता है। तो इसका मतलब था कि ये सिस्टम अधिक वायबल नहीं था। एंड थर्ड जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ नोन एज सर्च कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सर्च कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं,
मान लो यही एग्जाम्पल्स में ए और बी के पास, इसके पास वीट था, इसके पास राइस था, तो मान लो ए पर्सन ढूंढेगा ऐसे पर्सन को कि जिसके पास मान लो एक एम नाम का पर्सन है, इसके पास मिल्क होना चाहिए और इसे ज़रूरत भी वीट का हो। तो मान लो ये क्या करेगा, सपोज दैट यदि ये दिल्ली में है, दिल्ली से ढूंढते ढूंढते पूरा हरियाणा ढूंढ लिया, लास्ट में एक पंजाब में जाके एक पर्सन मिला जिसे कैसी है, तो इसका मतलब है इसकी सर्च कॉस्ट, मतलब जब तक वो वहाँ पे जाएगा इस पर्सन को ढूंढने के लिए कितनी अधिक इसको टाइम पहले तो लगेगी, और टाइम प्लस मनी, मनी मतलब इस समय मनी में क्या था, इसके पास एज अ मनी वीट था, तो मतलब पता चलेगा दूध लेने के लिए जा रहा है मान लो, तो आधा बोरा जो है क्या वीट जो है इसका इसी में ट्रेवल कॉस्ट में ही चला जाएगा। मान लो किसी गाड़ी पे बैठा, गाड़ी वाले को थोड़ा सा गेहूं दिया, फिर और अगले जगह जा रहा है, इस तरीके से जाते जाते मतलब सर्च कॉस्ट इतनी हाई होती। तो मतलब 3 प्रॉब्लम्स समझने को, बस इतनी आसान भाषा में इतना समझ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम इनिशियली में स्टार्ट हुआ बिकॉज हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी। तो इनिशियली में इंसान जो अपने आसपास के गांव में रहते होंगे, कोई जगह पे रहते होंगे, तो उनके पास जो सामान होती वो आसपास में जाके एक्सचेंज कर लेता और उसके पास जो सामान थी वो उससे ले लेता। तो ये इसकी इसकी कौन सी ये थी कि डबल कोइंसिडेंस, दोनों की कभी कभी ज़रूरत एक समान नहीं होती। स्टोरेज कॉस्ट हाई होती सड़ने वाले सामान की, पेरिसेबल सामान की, और सर्च कॉस्ट हाई थी। बट लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी थी जिसे हम लोग प्रॉज करते। बेनिफिट क्या था, आज के समय में यदि हमारे पास करेंसी है तो करेंसी का सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि वो फेक करेंसी होने का। तो यदि बार्टर सिस्टम है, कोई करेंसी ही नहीं है, तो फेक करेंसी नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, मान लो इंडिया और इराक है, कोई यदि रूपी सिस्टम डॉलर सिस्टम नहीं होता तो इंडिया बोलता मेरे पास गेहूं है, बोला ठीक है, तो इराक बोलता ठीक है तुम अपना वीट मुझे दे दो, और इराक बोलता क्या, चलो मेरे पास ऑयल है, ऑयल ले जाओ। मतलब फॉरेन ट्रेड में उतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। एंड उसके बाद क्या, डिड नॉट वरी टू रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट। आज के इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस कहिए या फिर उससे जो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए हर कंट्री का जो है अपना करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल करेंसी दैट इज डॉलर से वो चाहता है क्या, मैच रहे। तो ये सिस्टम भी प्रॉब्लम नहीं होता यदि बार्टर सिस्टम रहता तो। बट इसकी जितनी बेनिफिट है उससे अधिक नुकसान है ये सिस्टम। तो इंसान फिर क्या हुआ कि जैसा कि हमने बात किया, जिस तरह से लाइफ हमारी ज़िंदगी इवोल्यूशन है, हमें हमेशा अपने आप में कुछ कुछ चेंज करना है यदि हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है। तो सेम वे हमारा बार्टर सिस्टम अपने आप को इवॉल्व करके जो है, मतलब ये सिस्टम कम्प्लीटली डिस्कार्डेड कर दिया गया और हम जो सिस्टम पे आए तो अब जाके वो है कमोडिटी मनी। मतलब अभी आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, हम लोग कैसे कमोडिटी मनी से हम लोग फियाट मनी से फिर बैंक मनी, उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में डिजिटल करेंसी की दुनिया में बात चल रही है दैट इज़ नोन एज क्रिप्टो करेंसी। एंड RBI ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड देयर डिजिटल करेंसी, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। तो देखो कैसे होती है क्या इसमें कहानी। कमोडिटीज़ मनी दुनिया में एक फिलॉसफी ऑलवेज एप्लीकेबल रहती है। एक चीज़ क्या, जो चीज़ इजीली अवेलेबल है दुनिया उसकी वैल्यू नहीं करता है, और जो चीज़ रेयर है और स्कार्स है उसकी हाई वैल्यू होती है। ये आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इजीली अवेलेबल नो वैल्यू। तो इंसान उस समय ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा होगा, उसे देख रहा होगा जो कि रेयर होता और उसकी कुछ इंट्रिंसिक थोड़ी सी वैल्यू होती कि जिसे इंसान उससे कुछ यूज कर सकता था। अदरवाइज यदि मान लो हमने किसी चीज़ के लिए उसे लिया है, मतलब एक्सचेंज के लिए लिया है, रूपी की तरह यूज़ कर रहे हैं, अदर रूपी की तरह यूज़ ना हो तो उसकी क्या कुछ और यूजेस हम कर सकते हैं। तो इंसान ने इस तरीके से, आप जो मैंने अभी जो 2 बात बोली उसे अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो कमोडिटी मनीज़ के तौर पे दुनिया के अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ की इस्तेमाल किया। जैसे इंडिया में एक चीज़ मेजर था कौड़ी, जो कि कौड़ी आप देखते होंगे नॉर्थ इंडिया में जब कोई भी पूजा होती है तो पूजा में आज भी कौड़ी को चढ़ाया जाता है, बिकॉज शुभ माना जाता है, बिकॉज एंशिएंट ट्रेडिशनल रूट्स हमारा जुड़ा हुआ है। तो इंडिया में इसे क्या करता, मनी के तरह एक्सेप्ट करता कि मान लो आपको 5 किलो आपने चावल लाया है, तो चावल के बदले में जो है क्या, चावल किसी को बेचा, उसने आपको मान लो इतना सा 4-5 कौड़ी दे दिया। फिर आपके पास कौड़ी आ गया, आपको अब मिल्क खरीदनी थी, वो कौड़ी लेके जाइए, जिसके पास मिल्क है उसे कौड़ी दे दीजिए मिल्क। मतलब जस्ट लाइक जैसे आज मनी को आप करते हैं, समझ लीजिए कौड़ी उस तरह चल रहा था। दुनिया में अलग अलग जगह कहीं पे जो कॉफ़ी बीन्स होता है इसकी भी यूज एज अ करेंसी हम लोग कर रहे थे। तो हमने जैसे कि बात किया इसकी कुछ
इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब कि यदि ये जो कौड़ी है, ये कौड़ी हमने तो लिया था उसके लिए, एक तो करेंसी की तरह यूज हो ही रहा है। सपोज दैट यदि कोई करेंसी की तरह लेने के लिए मान लो रेडी नहीं है, तो क्या करता है इंसान, इसका बहुत सारा नेकलेस वगैरह बना के, जो आभूषण जिसे कहते हैं, ज्वेलरी कहते हैं, ज्वेलरी की तरह इसका यूज़ कर लेता। हो गया कहानी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो था कि अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या हुआ, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये पेरिसेबल था। मतलब यदि कुछ समय तक मान लो आप कॉफ़ी बीन्स को रख देते हो तो ये ख़राब हो जाती। मान लो कौड़ी है, थोड़ी वियर एंड टीयर हो सकता था, टूट सकता था, फट सकता था, इरोड हो सकता था। मतलब ये एक तरह से आफ्टर सम टाइम क्या होगा, पहली बात तो पेरिसेबल हो जाएगा, एंड सबसे बड़ी बात है नॉट यूनिफॉर्म हो सकता है एट अ टाइम। क्या हो, कौड़ी जो है स्कार्स, जैसे मैंने बात किया था ना, इजीली अवेलेबल नो वैल्यू, बिकॉज ये जो कौड़ी रेयर मिलता था, दैट मीन्स हाई वैल्यू इसकी थी। बट सोचो कभी क्या हो, समुद्र में तूफान आए और ढेर सारा पानी तट के साइड में आए और ढेर सारा कौड़ी आ जाए, कौड़ी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है हर किसी के पास कौड़ी, और जब हर किसी के पास कौड़ी आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन ग्रेड हो जाएगी। अब मान लो उस समय के अकॉर्डिंग ही सबके पास मतलब एक एक बोरा सब कोई कौड़ी भर के रख लेता, तब किसी को लगता अरे ये तो कौड़ी सबके पास है, आप इस कौड़ी के बदले में अपना इतना कीमती गेहूँ चावल क्यों दे। दैट मीन्स करेंसी की वैल्यू क्या होती, डाउन हो जाती, जब मान लो इस तरीके से ऐसा होता। और क्या, फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्ट, मान लो हमें ईरान से मान लो ये करना होता, ट्रेड करना होता, तो हमारा इंडिया के पास मान लो कौड़ी है, तो ईरान बोलता अरे ये कौड़ी मेरा तो पूरा का पूरा ईरान में, चलो मान लो कोस्टल रीजन है, वहाँ तो पूरी की पूरी यही भरी पड़ी है कौड़ी, तुमको लेना है ले लो, 50 बोरा ले लो, तुमको इसके बदले तेल देंगे। मतलब क्या कि लोकेशनल वाइज इसकी इंपॉर्टेंस घट सकती थी। अब मान लो जैसे कि ये है कॉफ़ी बीन्स है हमारे साउथ इंडिया में, भर भर के होता है, दैट मीन्स तो ये चीज़ नहीं लाइबल नहीं था। दैट मीन्स क्या था, तो हम लोग जो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब एक तो पेरिसेबल की, और जो यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब क्या, ये कभी इसकी अमाउंट बढ़ सकती है, कभी इसका अमाउंट घट सकती है, और फॉरेनर्स दुनिया में एक तरह से इसके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन सभी के सॉल्यूशंस के लिए फिर इंसान ने सोचा कि हम इसमें कैसे चेंज करें। जब चेंज करने की बात आई तो वी सर्च सच कमोडिटी विच इज़ नॉट पेरिसेबल एंड विच रिमेन यूनिफॉर्म। तो ऐसे में इंसान को एक ही चीज़ दिखा, दैट इज़ नोन एज गोल्ड। तो जब अब देखो गोल्ड के साथ क्या हुआ, हमने जो ये पेरिसेबिलिटी, मतलब गोल्ड इतनी स्वच्छ होती है कि आप उसको तो कभी ख़राब ही नहीं होगा, तो हमने ये जो पेरिसेबिलिटी थी इसको रिफॉर्म कर लिया। उसके बाद यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म रहने के लिए हमने क्या किया, गोल्ड को पार्टिकुलर शेप में ढालने का तरीका हमने सीख लिया था। तो हमने क्या किया, पार्टिकुलर कॉइन बनाना शुरू कर दिया, जिसे आप गोल्ड कॉइन कहते हैं। तो ये गोल्ड कॉइन का सिस्टम पूरी क्या होने लगी, चलने लगी। तो बाद में फिर गोल्ड कॉइन के बाद ये सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट हुआ, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन ये चला। तो इसकी भी आप देखो, जैसे कि इसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू थी, मतलब एज अ मनी जब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी ज्वेलरी बना लेते। सेम एज गोल्ड का देखो, गोल्ड का क्या इंट्रिंसिक वैल्यू था, ऑब्वियसली था, गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू था। आप गोल्ड को मेल्ट करके क्या कर लेते, ज्वेलरी बना सकते थे, कुछ इसकी हथियार बना सकते थे। उस समय तो ऐसे ही फाइट होती थी हथियार से, तो आप इसकी ज्वेलरी, फाइट, कुछ बर्तन्स भी बनते थे, सोने की चम्मच, सोने के बर्तन, तो ये बना सकते थे। मतलब हम लोग करेंसी के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं, पहली बात तो गोल्ड सिल्वर क्या था, स्कार्स था, हर जगह ऐसे नहीं था कहीं पे गड्ढा किया आपको वहाँ से गोल्ड और सिल्वर मिल जाए। तो पहले तो रेयर था। सेकेंड चीज़, पेरिसेबिलिटी कंडीशन को हमने सही कर लिया। यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने इसे एक पार्टिकुलर शेप में ढालना शुरू किया। तो इसीलिए आप देखेंगे एंशिएंट टाइम्स में जितने राजा महाराजा होते थे, उसने बहुत अच्छे अच्छे तरह की कॉइन्स को बनाया। इसके बाद ये सिस्टम के बाद, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, तो इसमें आप जो छोटा मोटा मेजर प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। क्या, इकॉनमी एज अ डे के जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, हमारा इकॉनमी भी आगे बढ़ रहा था। इकॉनमी जब बढ़ेगा तो आपको मोर एंड मोर अमाउंट में करेंसी चाहिए होगी। करेंसी चाहिए होगी मतलब ढेर सारे अमाउंट में आपको ये मेटालिक कॉइन चाहिए होगी। तो मेटालिक कॉइन, बट क्या था, क्या हमारे पास ये जो गोल्ड है वो लिमिटेड सोर्स में, जब हमारा ये चीज़ लिमिटेड है तो इंसान ने सोचा हम कुछ ऐसे चीज़ में जाए जो कि हमको इसकी सॉल्यूशन दे पाए। तो चूँकि ये रेयर है, हमने इसलिए बात किया था ना, रेयर और स्कार्स था। तो फिर दुनिया में जो आगे जब हम लोग चले तब हम लोग पहुँचे
पेपर करेंसी में, जिसे टोकन करेंसी इसलिए कहते हैं, बात अभी जस्ट करेंगे। पहले तो समझो पेपर करेंसी पे हम लोग आ गए, अब हम लोग रेयर रिसोर्स को नहीं लेने लगे। बट कोई पेपर को कोई इंसान क्यों वैल्यू देगा? ये पेपर को इसलिए वैल्यू देगा बिकॉज जब जब ये पेपर करेंसी आई, उस समय की जो भी गवर्नमेंट होती या किंग होता, उसकी वो अथॉरिटी थी, मतलब वो उसे विश्वास दिलाता। जैसे आज हमारे पास मान लो एक 500 का नोट है, तो इसकी भले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पेपर की, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू हम इसके, मान लो यदि ये एक्सेप्ट करने से कोई मना कर दे तो हम इस दूसरा काम इस मनी से कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक कागज़ का टुकड़ा है ये। बट आज जो प्रेजेंट में कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसके लिए हमें लीगल बैकिंग देता है कि आप जब कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी, हम आपको इसके बदले में मनी आपको देंगे या मनी के रिलेटेड कुछ भी चीज़ देंगे, जो कि हमें आरबीआई ये प्रॉमिस करता है। जैसे कि एग्जांपल मान लो पहले 500 था, जब वो 500 को गवर्नमेंट ने बैन किया तो इसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें न्यू करेंसी दिया, मतलब लीगल बैकिंग है, इसलिए इसकी वैल्यू है। टोकन इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट लाइक एक टोकन है, इसके बदले में आप जो चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप मान लो समोसा खाने के लिए गए, तो अब दुकान वाले क्या करते हैं, तो अब वो पहले आपसे पैसे ले लेंगे और छोटा सा कोई कॉइन दे देंगे, कॉइन नहीं, एक टोकन इस तरह का दे देंगे, मान लो बोलेंगे कि चलो जाके अब उस टोकन से आप क्या कर सकते हैं, 2 समोसा ले सकते हैं। तो मतलब जस्ट लाइक ये जो पेपर अभी है वो टोकन है। और उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी और या फिर फियाट मनी। 2 चीज़, अब अभी तक जो चीज़ आप अभी तक नहीं भी ध्यान से सुने होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बस एक स्टोरी थी, दैट डजेंट मैटर कि आपने सुना नहीं सुना। बट अभी बहुत ध्यान से 1-2 कंसेप्ट को भी यहाँ पे सीखना है। एक तो फियाट मनी, एक लीगल टेंडर, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है। अभी हमारे आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को निकाला है, देयर हमें वहाँ पे भी ये कंसेप्ट वहाँ पे बार बार आएगी, फियाट मनी और लीगल टेंडर। तो बहुत ध्यान से भी आप समझिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फियाट मनी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। देखो बिल्कुल आसान भाषा में बस ऐसे समझो, फियाट मनी वो मनी है जो कि फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है ना। मनी मस्ट बी इन द फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म मतलब या तो उसकी वो किस रूप में हो, फिजिकल फॉर्म में करेंसी में हो, क्वाइन में हो, डिजिटल क्वाइन में हो एंड क्रिप्टो क्वाइन में हो। अब आपको लग रहा होगा एक तो फिजिकल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं और ये डिजिटल वर्ड आ गया, और डिजिटल और क्रिप्टो मतलब तो होता ही जो फिजिकल नहीं हो। तो इसके लिए अब क्या है, आरबीआई ने अपने डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया, जो आरबीआई की एक्ट है उसमें चेंजेस किया और डेफिनेशन में हम लोग तो बट हम बस अभी उसको इतना समझते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में मतलब क्या, जिसकी जो मनी की वैल्यू जो है, कोई भी सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक होती है उसके अथॉरिटी के अंदर वो मनी है, मतलब उस मनी को गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में ये मेंटेन किया हुआ है कि इतनी सी मनी जो है ये सर्कुलेट हो रही है इकॉनमी में। तो मतलब कि फिजिकल फॉर्म मतलब गवर्नमेंट, अभी आप इसको नहीं तो अदरवाइज समझने के लिए हम लोग लेटर में इस एक चीज़ को डेफिनेशन में बस इंक्लूड कर लेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, या तो करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए या फिर कॉइन के रूप में होना चाहिए। आपने इतना मान लिया। अब ऐसा हो सकता था कि क्या इतने %, अब ये चीज़ जो है हो सकता था मेरा मर्जी हो, हमने क्या किया, कोई फैक्ट्री में जाके 500 क्या किया कॉइन मेल्ट करवा लिया, क्या वो मनी वैलिड होगा? नहीं, बिकॉज उसे हमने किया है। इसका मतलब है अब उसको कौन इशू करना चाहिए, इशू करना चाहिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक आप कर लेंगे, या तो गवर्नमेंट उसे इशू करे या फिर सेंट्रल बैंक किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट उसे इशू करे, या फिर हो सकता है जहाँ पे कि किंगशिप सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे कि राजा का सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे किंग। 2 बातें, फियाट मनी होने के लिए वो फिजिकल फॉर्म में हो प्लस इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है सेंट्रल बैंक। अब यदि इसने इशू किया है तो उसे बोलेंगे दैट इज़ नोन एज फियाट मनी। तो यदि अभी हमारे पास आपके पर्स में यदि ये वाली मनी है, दैट इज़ फियाट मनी। कोई इंसान क्या किया है, पुराना वाला जो नोट है जो कि डिमोनेटाइजेशन से पहले चलता था, वो मनी मान लो अभी भी बहुत इंसान के पास है, क्या वो फियाट मनी के कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने इशू किया था और वो फिजिकल फॉर्म में मेरा करेंसी कॉइन, डिजिटल कॉइन और क्रिप्टो कॉइन के रूप में वो है। तो मतलब कि ये चीज़ भी, दोनों करेंसी मेरा फियाट मनी है।
तो इसी जगह अब कंसेप्ट में आता है फिएट मनी के बाद लीगल टेंडर का। तो लीगल टेंडर मतलब क्या कहता है, एट प्रेजेंट, अभी क्या है, एट प्रेजेंट यदि ये लीगली वैलिड होगा दैट मीन्स इट इज़ नोन एज लीगल टेंडर। तो अब मान लो आप ये दोनों करेंसी लेके गए मार्केट कोई सामान लेने के लिए, जब आपने ये करेंसी दिया दुकानदार ने लेने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि ये भी लीगली वैलिड नहीं है, ये करेंसी देंगे लीगली मान जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि ये जो नोट है मेरा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर एट प्रेजेंट क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन लेने से मना नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो है लीगल टेंडर। हमने क्या सीखा, बहुत आसान सी बात, फिएट मनी मतलब क्या, कोई भी मनी फिजिकल फॉर्म में हो, और फिजिकल फॉर्म में अभी जो प्रेजेंट डेफिनेशन चेंज हुआ उसमें हम लोग डिजिटल करेंसी को भी हमने डाल दिया जो कि किसी सेंट्रल बैंक ने उसे रिलीज किया हो, एंड उसके बाद इशूड बाय गवर्नमेंट, और तो इसे बोलेंगे फिएट मनी। और फिएट मनी को जब क्या करेगा कि कोई भी लेने से मना नहीं करेगा, वो लीगली वैलिड होगा, दैट इज़ नोन एज लीगल टेंडर। इसके बाद जो है हम बात करते हैं बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। कुछ ये तो बस नाम से ही क्लियर है, ये जो आपके पास मनी था मतलब लीगल टेंडर वाला मनी, इसे जब आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं दैट इज़ नोन एज बैंक मनी। सिंपल सी बात है, जो मनी को आपने, जो लीगल मनी आपके पास था, यदि आप उसे बैंक में जमा कर देना, देखो यहाँ पे डायग्राम से क्लियर होगा, लीगल टेंडर डिपॉजिटेड इन बैंक इज़ नोन एज बैंक मनी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू यूज दिस बैंक मनी। जो पैसा बैंक में है अभी, जो आपके अकाउंट से मनी कुछ है, सब आज लगभग जिसके पास भी अकाउंट में पैसा है, हम उस अकाउंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे उसे निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं या कहीं पे पेमेंट करते हैं। तो यहीं से अब आती है कि हम लोग इस मनी को यूज कैसे करते हैं। देयर इज़ अ टूल टू यूज दिस मनी। इस मनी को यूज करने के लिए आपके पास कई सारे टूल्स हैं। टूल्स क्या है, आप उस चीज़ को यूज करने के लिए पेपर ऑर्डर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर से कर सकते हैं, और कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूज करने के लिए जैसे मान लो कार्ड है, कार्ड लेके आप कहीं गए एटीएम में, वहाँ से कैश को विड्रॉ कर लिए, तो इस टूल के थ्रू आप इस बैंक मनी को यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मतलब ऑनलाइन किसी को आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। NEFT RTGS पूरी की पूरी कहानी हमें इसी पे भी करनी है, तो इसे स्टार्ट अभी समझेंगे, बस इधर से समझो। और पेपर ऑर्डर हो सकता है क्या, किसी को आपने चेक काट के दे दिया, चेक में लिख दिया कि हाँ X पर्सन को आप 2 लाख रुपए दे दीजिएगा, तो इस तरीके से बैंक क्या करेगा, आपके मनी को उसे दे देगा। एक बार बस समराइज़ करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है, मुश्किल से कहिएगा तो 1 मिनट की पढ़ाई क्या थी, 1 मिनट की पढ़ाई थी। इंसान बार्टर सिस्टम से अपने आप को स्टार्ट करता है, जहाँ पे कि कमोडिटी एक्सचेंज, कहाँ मनी की कोई बात नहीं थी। फिर हम धीरे धीरे कमोडिटीज़ मनीज़ पे आए कि कमोडिटीज़ मनीज़ पे जो चीज़ रेयरली कहीं पे अवेलेबल था उसे हमने करेंसी मान लिया, और उसको रुपीज़ के तरह समझ के हम अपने सामान को एक्सचेंज कर रहे थे। फिर हम उसके बाद मेटेलिक मनी पे आए, जहाँ पे कि मेजरली गोल्ड और सिल्वर कॉइन यूज होती थी। फिर इसके बाद कंसेप्ट आया पेपर कॉइन का, तो किसी कागज़ को लोग क्यों मानेगा नोट, तो बिकॉज बताया कि इसे कोई गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो गवर्नमेंट की बैकिंग के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट अब आया फिएट मनी। फिएट मनी के लिए बस एक चीज़, जो मनी को क्या हो वो फिजिकल फॉर्म में हो, एंड फिजिकल फॉर्म ऑल्सो इंक्लूड क्रिप्टो कॉइन एंड डिजिटल कॉइन। प्लस उसके बाद बात करेंगे इशूड बाय कोई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने उसे इशू किया हो। जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए दैट इज़ नोन एज फिएट मनी। एंड फिएट मनी जब पूरी लीगली वैलिड हो, हर कोई लेने में मना नहीं करे, लेने से इनकार नहीं करे, दैट इज़ नोन एज लीगल टेंडर। और जब ये लीगल टेंडर वाली मनी को, जो न्यू वाली 500 मान लो 100 रुपीज़ है, सब मनी जो आपके पास अभी सब जगह चलता है, वो यदि बैंक में आप जमा करते हैं दैट इज़ नोन एज बैंक मनी। अब इस बैंक मनी को यूज करने के लिए आपके पास कई सारे टूल्स हैं। आप कार्ड के थ्रू यूज करते हैं, जाके विड्रॉ कर लेते हैं, NEFT और RTGS करते हैं, या ऐप से यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, मान लो फ़ोन पे से यूज किया आपने, पेपर ऑर्डर किसी को चेक दे दिया, इस तरीके से। तो बाय यूजिंग दिस टूल वी कैन मेक पेमेंट, और इसी सिस्टम में से हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं कि हम पेमेंट करते हैं। और पेमेंट जो हमारा होता है, पेमेंट मतलब क्या, कहीं पे भी कोई सामान आपने खरीदा, उसके बदले पैसे देनी है, तो वो पैसे के बदले में आप या तो कार्ड से स्वाइप करके दे दिया, या कार्ड से विड्रॉ करके पेमेंट दिया, या हो सकता है आपने स्कैन करके दे दिया। तो इस जगह पेमेंट को हम लोग मेजरली 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं।
एक तो जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है, आपने अपने पास कैश है, कैश निकाल के पेमेंट कर दिया, दैट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल वे। हम उसकी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम आज सीखने चाह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, इस ऑनलाइन पेमेंट के कितने सारे फॉर्मेट हैं, उन सभी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो अब इस पेमेंट को हमने क्या, इससे भी दो मेजर कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। थोड़ी सी भी परेशान नहीं होनी है, बहुत आसान सा चीज़ है पेमेंट को। मतलब एक तो स्पॉट और इमीडिएट हो सकता है, मतलब अभी जस्ट मान लो स्कैन किया, आपके मोबाइल से पैसे कट के नेक्स्ट पर्सन को चला गया, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट होता है। और एक होता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब क्या कि आप मान लो कोई मोबाइल ख़रीद के लाए, तो मोबाइल ख़रीद के लाए, उसमें मान लो वो EMI पे, तो आपने अपने जो है जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया है, मान लो बजाज फाइनेंस प्रोवाइड किया है, तो बजाज फाइनेंस को आपने इलेक्ट्रॉनिक एक ऑर्डर दे दिया है कि हर मान लो 1 तारीख को तुम क्या करना, मेरे बैंक अकाउंट जो कि मान लो SBI में है, उससे पैसे को तुम काट लेना। बजाज फाइनेंस आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर मंथ पैसे काट लेगा, आपसे वो परमिशन नहीं लेगा कि हाँ आप क्या चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रहेगा, कट जाएगा। तो एक तो होता है इमीडिएट पेमेंट और एक होता है डेफर्ड, जिससे कि आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली पैसे कट जाती हैं। ये स्टोरी के बाद अब हम लोग समझेंगे पेमेंट सिस्टम की पूरी पूरी स्ट्रक्चर। ये ऑनलाइन पेमेंट की जनरली हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और अब रियल कहानी, रियल डिस्कशन अभी स्टार्ट होगी, दैट इज़ नोन एज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। देखो ये थोड़ी लंबी डिस्कशन होगी, एक बार मुझे पहले कंप्लीट स्टोरी को कनेक्ट करने दीजिए। आप सब कुछ पेन कॉपी साइड कर दीजिए, आप ध्यान से पहले पूरी स्टोरी को सुनिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 मिनट में बस समराइज़ करेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। अभी एक एक करके पहले हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं। देखो ऑनलाइन पेमेंट जो इंडिया में है, इसे मेजरली 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे रेगुलेट करता है। एक तो है RBI एंड अनदर है NPCI। तो RBI एक्चुअली बस 2 टूल्स को रेगुलेट करता है, वो 2 टूल्स है, एक तो है नेफ्ट और एक है RTGS। तो दोनों चीज़ है क्या, जैसे आज आप कोई चीज़ फ़ोन पे से क्या करते हैं, किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, सेम टूल्स है नेफ्ट और RTGS, जो कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का एक टूल्स था। ये नेफ्ट होता कैसा है, देखो अभी रिसेंटली में मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने मुझे मनी भेजा था, देखो उसका ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे ऊपर देखो NEFT लिखा हुआ है, ये नेफ्ट के थ्रू मनी आया हुआ है। देखो यहाँ पे 10,000 अमाउंट है, ये एक नेफ्ट का ट्रांजेक्शन है। तो ये नेफ्ट होता क्या है, तो नेफ्ट एक क्या है, वेट अ सेकेंड, देखो नेफ्ट क्या है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जब आप एक बैंक अकाउंट से मनी को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बाय द हेल्प ऑफ नेफ्ट, तो यह एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की टूल्स है। नेफ्ट के जरिए क्या हम लोग करते हैं, स्मॉल वैल्यू की अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी लिमिट कितनी है नेफ्ट की, तो नेफ्ट की लिमिट जो है आपको 1 लाख से 10 लाख के रुपीज़ में है, वो नीचे लिखा हुआ है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, बस अभी स्टोरी सुनिए। तो हम इसमें स्मॉल वैल्यू के अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। होता कैसे है, नेफ्ट कैसे वर्क करता है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ से समझते हैं। ये नेफ्ट की जो सेटलमेंट होती है ना, हर 30 मिनट पे, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने अभी मान लो ये आप है, आप अपने फ्रेंड को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसके सेटलमेंट में 30 मिनट्स का टाइम पीरियड लगता है। इस 30 मिनट के टाइम पीरियड में कभी भी हो सकता है। जनरली नेफ्ट वाली अमाउंट जो हमने किसी को भेजा, वो सेटलमेंट होने में 30 मिनट लगता है। ये टोटल फंक्शन ऑपरेट कैसे करता है, तो देखो जैसे मान लो ये पर्सन है और ये पर्सन है, इस दोनों का अकाउंट SBI में है, ठीक है, और इधर 2 पर्सन है, इसकी अकाउंट PNB में है। इसने क्या किया, 5 लाख रुपए इस पर्सन को भेजा और इस पर्सन को 10 लाख रुपीज़ भेजा। और इसी 30 मिनट के पीरियड में अभी क्या हुआ, 2 पर्सन और था इधर से जिसका अकाउंट PNB में था, उसने इधर 2 पर्सन को क्या किया, मनी को भेजा। इधर 2 पर्सन और है, इसको मनी इसने भेजा, एक को 4 लाख रुपीज़, एक को 6 लाख रुपीज़। तो SBI क्या देखता है कि SBI इस 30 मिनट के पीरियड में से बहुत सारे पर्सन होंगे, सबके मनी को उसने कैलकुलेट कर लिया। टोटल SBI ने क्या देखा कि टोटल 15 लाख रुपए क्या करना है, PNB में भेजना है। SBI एक गाड़ी निकाला, गाड़ी में 15 लाख रुपए लोड किया और वो क्या किया, PNB की तरफ जाने को रेडी हो गया। इधर से PNB को 10 लाख रुपए भेजना था, 10 लाख रुपए PNB ने अपनी गाड़ी में लोड किया और वो SBI की तरफ चल दिया।
और रास्ते में धूम वाली कहानी हो गई। धूम मूवी आप सभी ने देखा होगा। धूम में मतलब क्या, कोई आके दोनों गाड़ी को लेके चुरा लिया, ऐसा हो सकता है चांस। तब इस कहानी में इंट्रोड्यूस होते हैं आरबीआई साहब। आरबीआई कहते हैं देखो इतनी बड़ी मूर्खता मत करो कि तुम्हें मतलब इधर से 15 लाख भेजनी है, इधर से 10 लाख भेजनी है। तो तुम क्या करो, तुम पहले ये देखो हर 30 मिनट पे ये कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितनी मनी किधर से किधर जानी है। तो एसबीआई ने बोला मुझे 15 लाख इधर भेजनी है, ये पीएनबी को 10 लाख भेजनी है। तो ओवरऑल पहले तुम क्या करो, कैलकुलेशन कर लो। तो जब इस कैलकुलेशन से इसका मतलब है कि नेट अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है, मतलब 10 का 10 मैनेज हो जाएगा। ओनली क्या करेगा कि एसबीआई क्या करेगा, 5 लाख रुपए पीएनबी में भेज देगा। क्योंकि 10 लाख इधर आना ही था और इधर 15 जाना था, तो नेट कितना होता है, 5 लाख रुपये। सिंपल से मैथमेटिक्स है। तो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है इन सभी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि हर 30 मिनट पे कितनी मनी हुई। तो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में समझा था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक क्या है, जिसमें कि हर बैंक आपस में कनेक्टेड है थ्रू आरबीआई। इसी सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत में एक पोर्टल है जिसका नाम है ई कुबेर वेब पोर्टल। ये ई कुबेर वेब पोर्टल में क्या है एक्चुअली, जैसे कि हमको क्या पता है, आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। मतलब क्या, हर बैंक का अकाउंट क्या है ना, वो आरबीआई के पास होता है। मतलब एवरी बैंक हैज़ एन अकाउंट एट आरबीआईज ई कुबेर। हर बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास है और वो रजिस्टर्ड है ई कुबेर से। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा कि कितना नेट अमाउंट एसबीआई को पीएनबी को देना है, पीएनबी को एसबीआई को देना है। ये सारा का सारा प्रोसेस ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा और लास्टली ई कुबेर बोलेगा कि नेट अमाउंट जो है एसबीआई को 5 लाख रुपए पीएनबी को ट्रांसफ़र करना है। ये सारा सिस्टम जो होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की टूल है। जनरली ये स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग करते हैं। इसमें अब देखो जो यहाँ से स्टोरी लिखा हुआ है, उसी स्टोरी को लिटरेचर वे में इकोनॉमिक डेफिनेशन के टर्म में लिखा हुआ है। क्या बोलता है, अ सेटलमेंट सिस्टम वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर एक्यूमुलेटेड। अभी क्या किया था, ई कुबेर प्लेटफॉर्म ने सभी को एक्यूमुलेट कर दिया, लार्ज ट्रांजेक्शन को, मतलब 15 लाख इस तरह से टोटल अमाउंट को जोड़ लिया। एंड ऑफसेट, ऑफसेट मतलब क्या, प्लस माइनस, 15 इधर जाना था, 10 इधर जाना था, 15 10 जाना था। तो ऑफसेट करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा तो एक्यूमुलेटेड एंड ऑफसेट किया जाएगा अगेंस्ट ईच अदर, वेयर ओनली द नेट डिफरेंस, ओनली क्या था, ये नेट डिफरेंस जो 5 लाख था, ओनली नेट डिफरेंस बीइंग ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ अ गिवन सेटलमेंट साइकिल। ये सेटलमेंट साइकिल 30 मिनट पे है, हर 30 मिनट पे ये चीज़ ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। और यह क्या, ये जो सेटलमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे अब क्या होगा कि ये जो इतनी बड़ी कैश अमाउंट लेके इधर उधर जाने वाला सिस्टम था, ये नहीं होगा। तो मनी जो है यहाँ से अब कोई इसे चुरा नहीं सकता है। ये सिस्टम हमने नेफ्ट के थ्रू हमने ऐसा डेवलप किया। इट मे रिफ्लेक्ट इन कस्टमर्स बैंक अकाउंट इमीडिएटली, बट एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर ऑफ मनी इज डन 30 मिनट साइकिल। जैसे कि आपने मान लो अभी मुझे कोई जैसे पैसा भेजेगा, जैसे मेरे स्टूडेंट ने पैसा भेजा होगा, तो वो जैसे ही अपने मोबाइल में नेफ्ट के थ्रू सारा प्रोसेस किया होगा, हो सकता है वो इमीडिएटली मेरे अकाउंट में आ गया होगा। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, क्या हो सकता है कि वो आपको इमीडिएटली मिल जाए, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारी चीज़ को इसको जो कैलकुलेट करनी है नेट अमाउंट को, उसमें टाइम लगता है। और वो टाइम की पीरियड जो है 30 मिनट के साइकिल में उस सारी चीज़ को एक्यूमुलेट करते हैं। इसकी जो अमाउंट की जो आपके जो लिमिट है, इसमें आप फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे आप इसमें भेज सकते हैं। जीरो तो हम लोग भेज नहीं सकते हैं, तो जनरली यहाँ से 1 रुपीज़ से लेके 10 लाख तक की अमाउंट को आप नेफ्ट के थ्रू 1 पर्सन टू अनदर पर्सन को सेंड कर सकते हैं। अब इसमें चार्जेज 0% है फ्रॉम 2019। पहले इसमें चार्जेस लगती थी, बट अभी क्या चाहता है आरबीआई कि हमारा जितना अधिक से अधिक हो सके जो ऑनलाइन पेमेंट है इसको स्मूथ बनाना है, चार्जेस फ्री बनाना है। तो इसमें अब चार्जेस 0% है। ये अवेलेबल 24/7 है, मतलब आप किसी भी दिन आप जो है क्या मनी भेजेंगे, तुरंत नेफ्ट का काम करेगा। पहले बिफोर क्या होता था, सैटरडे संडे जनरली ये वर्क नहीं करता था, बट सेम इज जैसा कि अभी हमने बात किया, आरबीआई चाहता है जितना अधिक से अधिक स्मूथ फंक्शन को बना दे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र को। तो अब ये 24/7 अवेलेबल है।
ये नेफ्ट के थ्रू पैसा कौन भेज सकता है? तो इसके लिए जो है सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं वो बैंक एलिजिबल हैं, वो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है नेफ्ट वाला प्रोसेस। अब देखते हैं इसी के जस्ट जो अनदर है जिसको हम लोग आरटीजीएस कहते हैं। अब देखो आरटीजीएस में भी हम लोग क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बस एक डिफरेंस क्या है, इसमें स्मॉल वैल्यू अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें लार्ज मनी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। लार्ज मनी कहने का मतलब कितना, तो इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट 2 लाख से लेकर 2000 करोड़ तक है। मतलब यहाँ पे कितना था, 1 रुपीज़ से 10 लाख, और यहाँ पे 2 लाख से 2000 करोड़ तक के अमाउंट को आप आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं। अब मान लो किसी को 10,000 करोड़ भेजनी है तो इसको 5 टाइम्स कर देगा, इसमें भी चार्जेस 0% है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी अवेलेबल है 24/7, और मेंबर इसका भी कौन बन सकता है, बैंक बन सकता है। पीपीआई जो बोला, प्रीपेड पोस्ट, 1 मिनट 1 सेकेंड, जो पीपीआई होता है, पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अभी इसका मेंबर नहीं है। क्या होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसे हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये इसका मेंबर फ्यूचर में बन सकता है। अभी आप सिंपली समझो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक क्या है, इसका मेंबर अभी है प्रेजेंट में। तो इस दोनों को, अब इसमें डिफरेंस फिर क्या रह गया, तो एक डिफरेंस तो ये है, ये लार्ज अमाउंट के लिए है। ये जैसे कि हर 30 मिनट पे इसका सेटलमेंट होता था नेफ्ट में, आरटीजीएस का सेटलमेंट जो है तुरंत जस्ट विद इन अ सेकेंड इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट होता है। मतलब अभी के अभी, कोई 30 मिनट का वेट इसमें नहीं होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये चीज़ जो है सेटलमेंट होता है थ्रू आरटीजीएस। तो ये दोनों सिस्टम था जो कि आरबीआई इसे रेगुलेट करता है। नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों मनी ट्रांसफ़र का टूल्स था, एक में स्मॉल अमाउंट, एक में लार्ज अमाउंट। स्मॉल अमाउंट की लिमिट 1 लाख से 10 लाख रुपये, जिसमें 2 लाख से 2000 करोड़ इसमें भेजते हैं। दोनों में चार्जेस नहीं है, दोनों 24/7 अवेलेबल है। इसकी मेंबर बैंक है, इसकी मेंबर भी बैंक है। अब बात करते हैं, अब उसके बाद जो है ये एनपीसीआई का क्या सिस्टम है। देखो एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। पहले देखो एनपीसीआई एक समझ ही लेते हैं पहले एनपीसीआई को। आप एनपीसीआई यहाँ पे, एनपीसीआई एक ऐसा है कि एक कंपनी है, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। कैसा, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। एनपीसीआई एक कंपनी है जिसे सभी बैंक ने मिलकर डेवलप किया। इसमें से जितने सारे बैंक अभी प्रेजेंटली वर्क करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, केनरा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सभी बैंक अपना इसमें मनी इन्वेस्ट करके इसने एक कंपनी बनाया जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्यों बनाया, देखो इसका बस एक ही एनपीसीआई का काम है। आज बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेक्टर में आप जो भी चीज़ देखते हैं रिफॉर्म हो रहा है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सभी मेजरली एनपीसीआई ने डेवलप किया है। देखो एनपीसीआई ने एक कितनी चीज़ों को डेवलप किया है, जैसे सीटीएस है, एईपीएस है, एनएफएस है, बीबीपीएस है, नाच है, यूपीआई है। तो ये सभी चीज़ जो है एनपीसीआई ने डेवलप किया है। तो एनपीसीआई ने, अब एक चीज़ सिंपल सी बात सोचो, एनपीसीआई कोई, अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी पहले तो रिसर्च वर्क होती है, उस पर बहुत सारी पैसे खर्च होती है। यदि इन सब कामों को अलग अलग सभी बैंक करता, फाइनेंशियली चीज़ को स्मूथ करने के लिए सब अलग अलग से करता, तो दो चीज़ होता, एक तो सबको उतनी पैसे खर्च करना होता, और दूसरी क्या होती, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता। एक ही काम के लिए सभी बैंक लगे हुए हैं। तो इसलिए सभी बैंक ने सोचा क्या, हम लोग सभी मिल के क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। जो कंपनी क्या करेगी, बिल्कुल रिसर्च करेगी पेमेंट को स्मूथ करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट कितना इजी और बेटर हो। तो इसने सब मिलके एनपीसीआई डेवलप किया। और ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये बस ये क्या चाहती है कि हम सभी चीज़ को स्मूथ कर दे और से अधिक अच्छा जो है कि टेक्नोलॉजी लाए। जैसे कि अभी यूपीआई है, इससे पहले जब यूपीआई नहीं था, मनी ट्रांसफ़र करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। आपको पहले तो वैलेट सिस्टम से जाना होता कि मतलब फ़ोन पे है तो आप सिर्फ फ़ोन पे को ही मनी भेज सकते थे, पेटीएम है तो सिर्फ पेटीएम वाला मनी भेजता था। इसी एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया है। तो एनपीसीआई ये इसका था। अब लेकिन अब कंपनी है, यूपीआई चला रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही।
तो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी यदि प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट को क्या करता है, सारा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देता है, फिर से और अधिक रिसर्च के लिए और अधिक इन्वेस्टमेंट उसी में कर दिया कि ताकि इससे और अच्छा हम लोग क्या करें कि और बढ़िया बढ़िया ऐप को डेवलप करें। तो ये NPCI था। तो NPCI क्या करता है कि यहाँ से देखो, NPCI ने एक डेवलप किया अपना जो है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है IMPS, मतलब इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट का एक सिस्टम इसने डेवलप किया। ये किसके लिए था, स्मॉल वैल्यू ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि अभी अब तीनों को यहाँ से अब कंपेयर करते हुए देखते चलना है। नेफ्ट भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, RTGS भी मनी ट्रांसफ़र के लिए है, IMPS भी क्या है, मनी ट्रांसफ़र के लिए है, स्मॉल वैल्यू ट्रांसफ़र करता। जैसे एग्जांपल फ़ोन पे क्या करता है, जैसे 5 रुपये ट्रांसफ़र करनी आप फ़ोन पे से कर सकते हो। ये क्या है, IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट है। ये भी इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट करता है, कोई 30 मिनट का इसमें वेट नहीं करना है, अभी के अभी जस्ट ये सेटलमेंट हो जाता है। IMPS कैन बी यूज फ्रॉम अ बैंक, वेब पोर्टल, मोबाइल फ़ोन ऐप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप इस सर्विसेज को, IMPS सर्विसेज को, पहले तो बैंक का वेब पोर्टल, जैसे कि बैंक का वेब पोर्टल क्या है, जैसे SBI का योनो है, वो भी इसे यूज कर सकता है। जितने मोबाइल फ़ोन ऐप हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, जीपे है, वो सभी इस सिस्टम को यूज कर सकता है। इसकी एम क्या थी, मर्चेंट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी जगह आप कुछ भी चीज़ रिटेल शॉप कर रहे हो, कहीं पे भी शॉपिंग कर रहे हो, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो है इसके थ्रू कर सकते हैं IMPS। और रिटेल मार्केट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह डिजिटल मनी, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, ये मेरी मकसद थी, तो हम उसके लिए IMPS वर्क करता है। इसके अंदर अमाउंट की लिमिट क्या थी, अभी प्रेजेंट में 1 लाख से 5 लाख की लिमिट है, पहले ये 1 लाख से 2 लाख लिमिट हुआ करती थी, अब इस लिमिट को हमने बढ़ाया। चार्जेज इस पर डिपेंड्स ऑन बैंक करता है, कोई बैंक जिसका जो वेब पोर्टल रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा वो चार्जेस लेता है कि नहीं लेता है। अभी के प्रेजेंट केस में क्या है, सभी कोई चार्ज 0% लेता है। ये भी अवेलेबल आपको 24/7 है। इसकी मेंबर कौन बन सकता है, एक तो अभी प्रेजेंटली बैंक है ही, अब जो है इसका मेंबर PPI मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ़ोनपे, अमेजन पे, पेटीएम, ये सभी इसका मेंबर है। बट ये फ़ोनपे, अमेजन पे को अभी जो है वो RTGS और जो है नेफ्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने लिखा था क्या, ये इन फ्यूचर RBI ने कहा है मे बी इन फ्यूचर हम इन दोनों को भी ये सर्विसेज के लिए अलाउ कर दे। अब देखो स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्या थी, इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम थी। मतलब आपके पास यदि फ़ोनपे था तो आप सिर्फ फ़ोनपे जो आपके पास, जिसके पास वैलेट है, आप फ़ोनपे वाले को ही मनी ट्रांसफ़र कर दे देते। अभी से आप 2-3 साल पहले की सोचिए, तो ये क्या था कि फ़ोनपे वाला आदमी पेटीएम को मनी नहीं भेज पा रहा था, तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसके बाद RBI ने एक गाइडलाइन इशू किया, सभी कंपनी को बोला, चाहे वो फ़ोनपे हो चाहे वो जीपे हो, सबको बोला क्या, देखो तुम ये जो सिस्टम है इंटर ऑपरेबिलिटी वाला प्रॉब्लम जो है, इस चीज़ को ख़त्म करो, मुझे मतलब इस चीज़ को फिक्स करो ताकि इंसान जो है वो किसी भी कंपनी में मनी भेज सकता है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी। और ये RBI क्यों बोला, तो एक एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इस एक्ट के थ्रू RBI ने क्या कहा कि सभी जितने भी आपको ये पेमेंट बैंक था, पेमेंट ऐप था, इस सभी पेमेंट ऐप को बोला कि तुम्हें इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम को ख़त्म करनी है, मतलब कोई भी ऐप किसी को भी मनी भेज सकता है। तब NPCI ने फिर रिसर्च किया, उसने डेवलप किया UPI। अभी एक बार इस कहानी को थोड़ी सी समराइज करते हैं, अभी इसमें बहुत सारी बात करनी है। फिर देखो, हमने बात किया कि इंडिया में पेमेंट सिस्टम को 2 ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है, एक RBI के अंदर में नेफ्ट और RTGS है। नेफ्ट का काम है स्मॉल वैल्यू को ट्रांसफ़र करना, RTGS का है लार्ज वैल्यू को ट्रांसफ़र करना। इसे जनरली बहुत बड़े बड़े रिच पीपल यूज करते हैं, जैसे टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, वो RTGS के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र करता है। नेफ्ट जो हो गया, आम आदमी कोई भी कर सकता है, ये स्मॉल वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस चीज़ को स्मूथ करने के लिए ये एक्चुअली जिसके पास बैंक अकाउंट है सिर्फ वही कर सकता है, विदाउट बैंक अकाउंट वाला पर्सन ये काम जो है नहीं कर सकता है। तो इसके बाद एक कंपनी बनी जस्ट लाइक NGO की तरह की कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी NPCI ने डेवलप किया इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट की सिस्टम को, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS को डेवलप किया, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी ऐप बना के
यूजिंग इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके, एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी जो आईएमपीएस है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो मनी को ट्रांसफ़र कर सकता था, विद इन अ सेकेंड ट्रांसफ़र कर सकता था। और ऐसे ऐसे ढेर सारे ऐप बने, जैसे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, उसने इसके थ्रू मनी ऐप बना दिया। इसमें अब तीनों में क्या कंपैरिजन था, इसमें अमाउंट आप जो है 1 रुपये से 10 लाख, यहाँ पे 1 रुपये से 5 लाख। ये वाला जो था आरटीजीएस लार्ज अमाउंट के लिए था, तो 2 लाख से 20,000 करोड़ का। चार्जेज किसी में नहीं लगता है, ये सभी अवेलेबल है 24/7। इसकी मेंबर जो थी नेफ्ट और आरटीजीएस की, सिर्फ बैंक बन सकती है। इसकी बैंक प्लस पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बन सकती है। एनपीसीआई स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम था क्या, इस मनी को सेटलमेंट जो एनपीसीआई कर रहा था फ़ोन पे टू फ़ोन पे, तो आरबीआई ने इसमें फिर बोला कि गाइडलाइन जारी किया, ये इशू को सॉल्व करो कि सिर्फ फ़ोन पे वाला आदमी सिर्फ फ़ोन पे को पैसा भेज पा रहा है। तब एनपीसीआई ने डेवलप किया यूपीआई। अब आते हैं एनपीसीआई पे हम लोग फिर से एक बार। तो एनपीसीआई कंपनी को सभी बैंक ने मिल के बनाया, इसीलिए बनाया ताकि सबकी लगभग सभी बैंक की कहानी एक तरह की है और सबको एक तरह की सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सब कोई अलग अलग काम क्यों करे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वाई इफ़ इंडिविजुअल बैंक ट्राई टू डेवलप दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और सच टेक्नोलॉजी, टू मच कॉस्ट, पहले तो लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा। तो इसलिए सब बैंक ने क्या किया, अपनी कुछ मनी से जो है इन्वेस्ट करके एक कंपनी बनाया। ये कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसकी जो प्रॉफिट होगी वो प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर देगा फर्दर और आगे सॉफ्टवेयर बनाने में, टू गेट सर्टेन बेनिफिट। और कोई भी कंपनी जब नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनती है, उसे कुछ टैक्स की बेनिफिट मिलती है, लीगल कॉम्प्लायंस मिलती है, उसे उतनी सारी कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है या फिर मैनेजमेंट की है, चार्ट फॉलो करने की है, वो सभी चीज़ में उसको थोड़ा सा कंप्लायंस मिलता है, उसे छूट मिलती है उसे वो चीज़। और गोल क्या था, गोल बस एक ही था इस एनपीसीआई का कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को पूरी इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे इंक्रीज करना। और अब हम तो यूपीआई सर्विस को पूरी दूसरे देशों में भी फैला रहे हैं, जैसे भूटान तक हमने भी रिसेंटली में भूटान और नेपाल में भी इस सर्विस को पहुंचाया। तो एनपीसीआई का एक काम था कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना, इसे और स्मूथ से स्मूथ करना। टिल नाउ अभी तक देखो एनपीसीआई ने क्या क्या डेवलप किया। तो एनपीसीआई ने एक जो सबसे मेजर इशू था चेक पेमेंट में, एक जो जिसको हम लोग सीटीएस कहते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 पर्सन है, जैसे ये पर्सन है तमिलनाडु में, ठीक है, ये पर्सन है दिल्ली में। ए ने बी को पैसा भेजा, मान लो 5 लाख का चेक कट करके ए ने दिया बी को, बी दिल्ली में आ गया और इसने क्या किया, अपने दिल्ली वाले ब्रांच, मान लो इसका अकाउंट एसबीआई में, और जो पर्सन ने इसे चेक दिया था उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में, इसने इसे 5 लाख का चेक दिया। ये आदमी अपने बैंक गया एसबीआई को, एसबीआई बोला क्या, भैया मुझे पैसा दे दो। अब एसबीआई पहले क्या करता था, जो चेक मिला, चेक को पहले तो पूरी अच्छे से जांच करेगा कि हाँ पहले तो सही चेक है या नहीं है। उसके बाद फिर ये एसबीआई क्या करता, इसकी जो है इस चेक को भेजता कहाँ पे, एक्सिस बैंक के पास। एक्सिस बैंक उसे अप्रूव करता कि हाँ ये चेक सही है, आप इसे मनी दे दो। अब जब एनपीसीआई ने क्या किया, जब सीटीएस सिस्टम को डेवलप किया चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम में, तो अभी एसबीआई क्या करता है, सिंपली जो चेक इससे ला के दिया है बी ने, उस चेक का फोटो खींचेगा, फोटो खींच के उसका जो है स्कैन्ड इमेज को क्या करेगा, भेज देगा कहाँ पे, एक्सिस बैंक पे। एक्सिस क्या करेगा, यहाँ से इसको अप्रूवल दे देगा, बोलेगा हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरे बैंक से इशू हुआ है और इस पर्सन का मेरे बैंक में अकाउंट है, इसके अकाउंट में इतना सारा पैसा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके पास आ गया, एसबीआई के पास आ गया, और एसबीआई क्या करेगा, बी को मनी 5 लाख रुपए दे देगा। इन सभी सिस्टम को अब सोचिए पहले कितनी हार्ड प्रोसेस होती थी, अब जब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया तो ये कितनी स्मूथ हो गई। बस इसमें याद आपको बस 2 लाइन रखनी है क्या, जब भी सीटीएस आए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम मतलब स्टॉप फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। चेक की अब क्या हो रही है, फिजिकल मूवमेंट हम बंद कर रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं, हम उसमें से जो है क्या उसकी इमेज खींच करके उसके भेज दिया। इससे क्या फ़ायदा है, टेम्परिंग नहीं होगा, थेफ्ट नहीं होगा, और जो स्पीड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। ऐसे फिजिकली जाने में जो समय लगता, फिर उधर से जवाब आता, अब क्या है, हम बस डिजिटली बस उसकी फ़ोटो भेजे, विद इन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिल गया, इस मनी को पर्सन को मनी मिल गया, तो स्पीड काफ़ी बढ़ गई। तो ये सिस्टम डेवलप किया एनपीसीआई ने, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एक और एनपीसीआई ने जो डेवलप किया एईपीएस, जिसका मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब आधार इनेबल्ड क्या, जितने सारे मान लो क्या है कि
गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है ना, कुछ अमाउंट जैसे सब्सिडी है, वेजेस है, स्कॉलरशिप है, मनरेगा वेजेस का उसका पेमेंट भेजना है, इन सभी में पहले क्या होता था, सेंटर से जो मनी आती थी वो मनी बीच रास्ते में ही बहुत सारे मनी चले जाते थे। दैट्स वाई आपने भी सुना होगा, राजीव गांधी ने एक बार कहा था, यदि सेंटर से जो है 1 रुपीज़ पहुँचती है तो 80 पैसा जो है रास्ते में ही खो जाती है, ओनली 20 पैसे जो है वो बेनिफिशियरी तक पहुँच पाती। तो इन सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए डायरेक्टली क्या किया, जो भी लाभार्थी है, मतलब जिसकी जो मनी है, मान लो एक मजदूर है, इसकी मनी मान लो है, तो इसकी मनी को भेजना है, तो इसका जो अकाउंट है वो क्या है, आधार इनेबल्ड है। मतलब इस पर्सन का सिंबल कुछ होगा, कुछ आई मार्क होगा, कुछ थंब इम्प्रेशन होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका अकाउंट आधार से इनेबल्ड है, डायरेक्ट मनी इसके पास यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इज़ नोन एज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट ट्रांसफरिंग, जैसे एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती थी, स्कॉलरशिप किसी को भेजना है, मनरेगा पेमेंट भेजना है इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट अंडर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर में उसे मनी भेजनी है, तो आधार पेमेंट इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई ने एक चीज़ और डेवलप किया, जैसे उसका नाम है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। आपको पता है, जैसे कि मान लो आपका एटीएम किसी भी कंपनी का हो, किसी भी बैंक का हो, जैसे एसबीआई का हो, ऐसा तो नहीं है कि एसबीआई का आपका यदि एटीएम है तो सिर्फ आप वो एसबीआई के एटीएम से ही मनी निकाल सकते हैं, वो आप जाके पीएनबी के बैंक से भी, आप पीएनबी एटीएम से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे आपका एटीएम कार्ड पीएनबी वाला रीड कर लिया, ये जो मतलब ऑल, और उसके बाद क्या, ऐसा नहीं है यदि आपका अकाउंट दिल्ली में है आप जाके केरला में नहीं मनी निकाल सकते हैं। मतलब पूरी भारत की जितनी भी एटीएम है सभी कोई ना कोई सिस्टम से लिंक है, तब तो सभी जगह आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जिस नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होता है उसे कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। कनेक्ट एटीएम नेटवर्क ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंक का एटीएम नेटवर्क को एनएफएस कनेक्ट करता है। इसके बाद जो और अनदर चीज़ डेवलप किया एनपीसीआई ने, उसका नाम है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देखो इसमें जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी अभी न्यूज में, इसलिए बहुत ध्यान से इसमें देखना है। तो बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कभी आपने ट्राई किया होगा कि आप जब जैसे कि पेटीएम यूज़ करते हैं, पेटीएम के थ्रू क्या किया, कभी किसी मंथ में, जैसे कि मान लो आपने बिल पेमेंट किया, जैसे मेरे पास अभी आईजीएल की कनेक्शन लगी हुई है, तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो एक मंथ जैसे ही इसमें हमने मनी पेमेंट किया, इस आईजीएल का वो नंबर होता है, उस नंबर के थ्रू मैंने गैस का पेमेंट किया। अब हर मंथ क्या करता है, पेटीएम मुझे रिमाइंडर कर देता है कि आपका इतना मनी हो चुका है, आप इसको करना है। ये सभी चीज़ पेटीएम को कैसे पता चल जाता है कि इस मंथ की मेरी मनी इतनी हुई, या फिर इसने पेमेंट कर दिया, मैंने पेटीएम पे मनी डाला, वो आईजीएल को मनी पहुंच गया। तो ये जो सिस्टम होती है, ये सिस्टम होती है थ्रू बीबीपीएस में, मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप जो है कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, लाइक गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे कर सकते हैं, और वो सभी बिल पेमेंट की जो सिस्टम रेगुलेट होती है बाय द मेथड्स ऑफ बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसे भी एनपीसीआई ने डेवलप किया। अनदर है नाच, NACH, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस बिल। अब जैसे मान लो क्या है, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे आपकी इतनी बिल थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल थी, पेमेंट कर दी। लेकिन सपोज करो जैसे टाटा है, टाटा की ऑल ओवर इंडिया में मतलब हज़ारों उसके पास ऑफिसेस, हज़ारों तो कम है, मतलब वो इससे लगभग मान लो 5000 उसके पास ऑफिसेस। अब टाटा साहब को यदि क्या करना होता, उस सारे ऑफिसेस की बिजली बिल पेमेंट करनी होती, तो वो क्या करते, एक एक करके सबका मनी पेमेंट करेंगे? नहीं, तो कुछ ऐसा सिस्टम होता ना जो कि सभी ऑफिस का बिल एक बार ही आ जाए और एक 1 क्लिक में क्या हो, सब जगह की पेमेंट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए एनपीसीआई ने डेवलप किया NACH, मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, मतलब बल्क मंथली पेमेंट ऑफ बिल। या तो बिल पेमेंट करनी है बल्क में, डिविडेंड पे करनी है, अपने सारे जितने शेयर होल्डर हैं उसे बेनिफिट देनी है, उसे डिविडेंड पे करनी है। डिविडेंड मतलब क्या, कि कोई कंपनी में आप मनी इन्वेस्ट किए, मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हो, आपको इस कंपनी ने इस 100 रुपये से 110 रुपये कमाया, ये जो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ इसको ये आपके साथ भी तो बांटेगा, दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। तो डिविडेंड उसे देनी है। तो ऐसे डिविडेंड होल्डर लाखों में होंगे, सैलरी सबको देनी है, पेंशन देनी है, इंश्योरेंस देनी है। इन सभी पेमेंट को क्लियर करने के लिए जो बल्क में पेमेंट क्लियर करनी है वो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, दैट इज़ नोन एज नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बिल।
जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा है, मुकेश अंबानी हैज़ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5000 ऑफिसेस विथ 1 क्लिक, एक क्लिक में भेजनी है तो वो नाच प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता है। एनपीसीआई ने अनदर चीज़ जो डेवलप किया, यूपीआई। अभी इस चीज़ पे आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है। व्हाट इज़ यूपीआई? देखो, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? इस चीज़ को यूज करके, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कोई भी ऐप को डेवलप कर सकते हैं। ये कोई पेमेंट की सिस्टम नहीं है। बाय यूपीआई टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐप को डेवलप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। यूपीआई क्या है? बाय यूजिंग दिस पेमेंट ऐप कैन बी मेड। आपको भी मान लो कोई पेमेंट ऐप बनाना है, ठीक है, आपकी जो नाम हो, जैसे मुझे मान लो मुझे कोई पेमेंट ऐप बनानी है, द प्रोफेसर, मान लो द प्रोफेसर पेमेंट ऐप। तो हमें जो पेमेंट ऐप बनानी होगी उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी कैसे होगी, तो मैं इसके लिए बात किससे करूँगा? मान लो मैं इसके जाके बात करूँगा किससे, तो एनपीसीआई से। एनपीसीआई को बोलेंगे सर मुझे आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए और मुझे एक पेमेंट बैंक बनानी है। बोलेगा ठीक है, मेरा यूपीआई वाला जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज कर लो। तो वो बाकी मुझसे कुछ हो सकता है पैसा लेगा, वो उस पैसे से लेने के बाद मुझे क्या बोलेगा, ये यूपीआई वाला टेक्नोलॉजी देगा, इससे अब मेरा पेमेंट बैंक बन जाएगा। इसी टेक्नोलॉजी से अभी जितने सारे पेमेंट बैंक बनी है या पेमेंट ऐप बनी है, वो जैसे कि मान लो वो एक्सिस पे हो गया, आईसीआईसी पे हो गया, योनो हो गया, उसी तरह का एक है भीम। अब तो पहले तो ये समझो कि यूपीआई क्या था, एक पेमेंट ऐप बनाने का टूल्स था। हमने इससे तो एनपीसीआई ने क्या सोचा कि हम जैसे कि मेरा यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज करके ये लोग तो बना ही रहा है पेमेंट ऐप, तो क्यों ना मैं भी एक पेमेंट ऐप बना लूँ। तो अब एनपीसीआई क्या डिसाइड किया, एनपीसीआई ने डेवलप किया एक अपना पेमेंट बैंक। ये इसकी अपनी पेमेंट बैंक है, यूजिंग क्या यूज करके, यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी। यूपीआई टेक्नोलॉजी से ही पेमेंट ऐप बनेगा। तो इससे जो पेमेंट ऐप बनाया उसका नाम है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ये एंड्रॉयड iOS के लिए है। इवन इसमें ये फंक्शन है भीम के जरिए कि आपके पास यदि स्मार्टफोन नहीं भी है तो कोई मान लो फीचर फ़ोन है, नॉन स्मार्टफोन है, उसमें *99 डालो तो वहाँ से भी आपका पेमेंट हो जाता। बहुत इस दोनों में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना है क्या कि यूपीआई और भीम क्या है। पहले तो एनपीसीआई एक कंपनी था, एनपीसीआई ने बनाया यूपीआई। यूपीआई कोई भी पेमेंट ऐप बनाने का एक टेक्नोलॉजी है। अब जब एनपीसीआई बोला मेरा टेक्नोलॉजी से तुम सभी लोग बना रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, तो क्यों ना इसी बहाने एक मैं भी अपना ऐप बना लूँ। तो क्या किया, बहुत ध्यान से, एनपीसीआई का टेक्नोलॉजी था यूपीआई। इस यूपीआई से क्या बनता है, पेमेंट बैंक बनता है। तो एनपीसीआई ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से एक हम भी ऐप पेमेंट ऐप बना लेते हैं। तो पेमेंट ऐप बनाने के लिए इसने बनाया भीम। क्या बनाया, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप बनाया। यह एक जस्ट इसकी यदि सिमिलैरिटी समझो तो ये भीम जस्ट लाइक इज इक्वल टू मान लो हो जाता है फोन पे इज इक्वल टू भीम, उसी तरह का है। और फोन पे भीम आज के समय में जितनी भी पेमेंट ऐप है वो सभी यूपीआई टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसीलिए अब जो है हमने स्टार्टिंग में बात क्या किया था, यहाँ पे एनपीसीआई ने क्या डेवलप किया, यूपीआई। और यूपीआई डेवलप करते ही क्या हुआ, यूपीआई। अब बताइए यूपीआई क्या है। यूपीआई क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से कोई भी पर्सन पेमेंट ऐप बना सकता है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो पेमेंट ऐप बनेगा उसमें इंटरऑपरेबिलिटी का कोई समस्या नहीं रहेगा। मतलब फ़ोन पे वाला पर्सन किसको मनी भेज सकता है, वो पेटीएम को मनी भेज सकता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था इस चीज़ से रिलेटेड। अब एक बार फिर से एक यहाँ पे एक देखो, एक शॉर्ट में यहाँ पे छोटी सी लिखी हुई है, और जो ऐप अभी के समय में नॉन यूपीआई बेस्ड है, मतलब यूपीआई टेक्नोलॉजी से नहीं अभी चल रहा है, उसमें क्या है, उसके साथ इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम अभी है। मान लो बैंक अकाउंट है तो वो कैसे पेमेंट करेगा,
अपने बैंक अकाउंट से पहले किसी वॉलेट में डालेगा, वो कंपनी बना देती है जो मान लो कोई पेमेंट ऐप बनाया होगा, वो अपना एक वॉलेट बनाएगी, वो वॉलेट से पेमेंट करेगा, उसी वॉलेट में उसी कंपनी का सेम वॉलेट में पेमेंट जाएगा और इस वॉलेट से अकाउंट में जाएगा, जो कि आज से 2-3 साल पहले आपको दिखता था। यदि मान लो पेटीएम होता तो, या फिर मान लो फ़ोनपे होता तो फ़ोनपे के आप पहले वॉलेट में डालते थे, फिर वॉलेट में फिर वो फ़ोनपे में ही जाता, फिर उस फ़ोनपे से आप क्या करते थे, अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर पाते थे। तो ये जो आज नॉन यूपीआई बेस्ड है, उसके साथ ये इंटरऑपरेबिलिटी वाला प्रॉब्लम अभी भी जारी है। बट मोस्ट ऑफ 99% आज की जो भी पेमेंट ऐप है वो सभी यूपीआई बेस्ड है। मतलब यूपीआई बेस्ड करने का मतलब वो किसी को भी मनी भेज सकता है। पूरी कहानी हमने पढ़ा, अब एक बार फिर से हम लोग समराइज करते हैं क्या हमने कहा था। हमने बोला कि यहाँ से स्टार्ट किया था जब हमने लीगल टेंडर बनाया। लीगल टेंडर मनी को जब हम लोग बैंक में जमा किए तो उसे बैंक मनी कहते थे। इस बैंक मनी को यूज करने के लिए आपके पास पेपर ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर था। पेपर ऑर्डर चेक दे दिया, कार्ड दे दिया, बट हमने बात कर रहा था अभी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑनलाइन पेमेंट का, NEFT, RTGS और ऐप। तो NEFT और RTGS को रेगुलेट करते हैं RBI साहब, और उसके बाद NPCI ने बनाया IMPS, इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र के लिए। NPCI एक प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये हमारे मनी को, ये तीनों मिलके ऑनलाइन पेमेंट को ईजी स्मूथ बनाता है। नेफ्ट स्मॉल वैल्यू, ये लार्ज वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू। इसकी सेटलमेंट के लिए 30 सेकेंड, विद इन सेकेंड लगती है। ये स्मॉल अमाउंट मतलब 1 लाख से 10 लाख रुपीज़, 1 लाख से 5 लाख रुपीज़, ये 2 लाख से 20,000 करोड़। कोई इंटरेस्ट तीनों में नहीं लगेगा, 24/7 तीनों अवेलेबल होगा। इसका मेंबर बैंक, इसका मेंबर क्या हो जाएगा, बैंक के साथ PPI, अलग अलग जितने पेमेंट ऐप हैं वो सभी इसका मेंबर बन सकते थे। जो हमारा इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया NPCI ने बाय डेवलपिंग UPI टेक्नोलॉजी। बस इतनी ही सी ही कहानी थी। बाद में आप बस एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बना लीजिएगा, बस मुश्किल से 4-5 लाइन का, एक इस तरह का एरो डायग्राम देके ये चीज़ लिखना, पेमेंट ऐप RBI दिस 1 2 3, इसकी बस 3-4 पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ से आएगी, 3 पॉइंट यहाँ से आएगी, 3 पॉइंट यहाँ से आएगी। फिर नीचे में, इसके जगह नीचे में जो आपने लिखा है जहाँ पे NPCI के नीचे में एक लाइन में ये, इसके बाद ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम PT के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे टेस्ट सीरीज जब देंगे तो उसमें से ये चीज़ अक्सर आ जाता है, तो उसे आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव में नाच क्या है, ये तो बहुत फेमस है, इसे मैंने कई जगह देखा है, नाच हो गया, फिर UPI, भीम, तो इस पे कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने PT 365 की डिस्कशन में। अब यहाँ पे कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, एक चीज़ बस इसमें बात करनी है क्या, ये चीज़ हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब हमको देखना है पेमेंट विजन 2025। RBI ने अभी एक अपना, मतलब सोचो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक विज़न तैयार किया है कि 2025 तक हमें कुछ अचीव करना है। क्या अचीव करना है, बस सिंपल सी बात है, ऑनलाइन पेमेंट है तो वो क्या चाहेगा कि हमारा पेमेंट सिस्टम और अच्छा हो जाए, लोग अधिक से अधिक इसे इस्तेमाल करें, यही होगा ना। और इसे अचीव करने में जो कहीं पे हिंड्रेंस है उसे सॉल्व करेंगे, आदमी को एजुकेट करेंगे, आदमी को इसके लिए प्रमोट करेंगे, इतना ही कहानी है, बाकी सब कहानी होगा और कुछ नहीं है। देखो अब तो पेमेंट विजन 225, RBI हैज़ अनवील्ड पेमेंट विजन 2025 टू आउटलाइन दी थाउट प्रोसेस फॉर द पीरियड अप टू दिसंबर 2025 तक के लिए हमारा क्या थाउट प्रोसेस होगा, क्या चीज़ हमें करनी है वो चीज़। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, ये है क्या, इसके अंदर में क्या क्या बात करनी है। पेमेंट विजन 2025, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, PT के लिए बस आपको ये याद रखना है कि पेमेंट विजन RBI ने लॉन्च किया, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ बट वो मेंस में पूछ सकता है इसके अंदर में क्या क्या है, बस वही चीज़ है जो छोटा मोटा घिसा पेटा बात, कि बिल्डिंग अपॉन दी 4 गोल पोस्ट, क्या क्या, कंपटीशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। मतलब क्या करनी है, मैं बिल्डिंग अपॉन 4 गोल पोस्ट हमें करनी है। कंपटीशन लानी है, हर कंपनी के बीच में कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। कॉस्ट को कम करनी है, कन्वीनियंस लानी है, पीपल इजीली इसे यूज कर पाए, कॉन्फिडेंस आए, किसी को ये डर नहीं हो, ऑनलाइन फ्रॉड की डर नहीं हो, ये हो गया। ऑफ द पेमेंट विजन 2021, द पेमेंट विजन 2025 हैज सेट 5 एंकर गोल पोस्ट। और ये कहता है क्या कि जो हमारा बिल्डिंग अपॉन 4 गोल पोस्ट विजन 2021 का था, अब हम 2025 के लिए 5 एंकर गोल पोस्ट इसमें से हम सेट करना चाह रहे हैं। क्या, एक तो इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन फॉर
इन्हांस्ड आउटरीच, कस्टमर सेंट्रिक, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिपनिंग। कुछ नहीं, वही घिसी पिटी बात है। मतलब क्या, सबको हम इसमें इनोवेशन लाएंगे, इंक्लूजन करेंगे, मोर एंड मोर पीपल को जोड़ेंगे, इसमें साइबर सिक्योरिटी होगा, डिजिटल डिपनिंग होगा, मतलब मोर एंड मोर डीप, मतलब जितनी अधिक से अधिक इसमें सर्विसेज हम उसमें डीप रूट्स तक जा पाए, मोर एंड मोर पीपल को इसमें ऐड करें, और कुछ है नहीं। थीम क्या है, कोर थीम क्या है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, हर किसी के लिए, हर जगह, हर समय में। विजन, प्रोवाइड every user with safe, secure, fast, convenient, accessible and affordable ई पेमेंट ऑप्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट को सबके लिए सेफ हो, सिक्योर हो, फास्ट हो, कन्वीनियंस हो, एक्सेसिबल हो। कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं जो आपको मेंस में काम आएगा। हम लोग आगे चलते हैं। एपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, हमने अभी बात कर लिया कि कैसे, मतलब जो है क्या वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह से वो जो भी हमारा बेनिफिशियरी है उससे जुड़ा रहता है, ताकि जो रियल बेनिफिशियरी है उसके पास ही वो पैसे पहुंच पाए। इसे डेवलप किया किसने, एनपीसीआई ने। सब कुछ हमने इसमें हमने देख लिया। तो यही पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, पेमेंट सिस्टम इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई अंडर द, ये इस एक्ट की भी हमने बात किया था। इसी एक्ट के थ्रू जो है उसने बोला हर पेमेंट ऐप को कि आप जो है इंटर ऑपरेबिलिटी वाला समस्या को ख़त्म कीजिए। देखिए हमने यहाँ पे बात किया था, ये देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया सब बैंक के लिए। बोला क्या, ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करो। तो ये हमने देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर कुछ डाटा है आरबीआई के पास। कहता है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब कहता है क्या, जब आप पेमेंट सिस्टम आपका बहुत इम्प्रूव्ड हो, बहुत सुपर हो, तो वो क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। आप सोचिए आपको लगता है कि जब से, मान लो कि जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपको यदि ईएमआई ऑप्शंस जो है यदि वो इजी हो जाता है तो पीपल कितने इजीली कोई सामान को खरीद पाते हैं। एक पीपल कोई एक इन वन गो में सामान खरीदने के लिए वो काफ़ी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है कि एक बार में इतनी बड़ी राशि को जुटाएगा। यदि उसे पेमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो जाए, उसे ऐसा बोला जाए कि ठीक है आप 2-2 हज़ार रुपये मंथली कर देना, और इस तरह से यदि 12 मंथ में यदि 12-15 हज़ार का कोई सामान हो तो वो ईजिली ले सकता है। दैट मीन्स जब आपका पेमेंट सिस्टम ईजी हो तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आदमी सामान खरीदेगा, प्रोड्यूसर और बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर और बनाएगा, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। स्टेबिलिटी मतलब क्या, कहीं भी यदि आपका ब्लैक में नहीं, अब मान लो स्टेबिलिटी इन द सेंस कि यदि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है तो हर कुछ का क्या है, रिकॉर्ड है, और जब हर कुछ का रिकॉर्ड है तो कोई आदमी टैक्स इवेजन नहीं करेगा, हर कुछ का एक रियल फिगर गवर्नमेंट को मिलेगा, तो इससे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। द इंडियन पेमेंट सिस्टम इज फास्ट बिकमिंग डिजिटल विथ यूपीआई। कहता है क्या, हमारा जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है ना वो बहुत जल्दी से डिजिटल की ओर जा रहा है। किससे? यूपीआई टेक्नोलॉजी से। हमने देखा यूपीआई, आईएमपीएस एंड प्रीपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों से क्या है कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है और जो हम पेमेंट सिस्टम काफ़ी डिजिटल हो रहा है। इस पर एक डाटा है, करा क्या, यूपीआई जो है ना फ्रॉम 2019 से 2021 में कितनी परसेंट की इंक्रीज हुई है यूपीआई से पेमेंट का, तो 104% यूपीआई से इंक्रीज हुई। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस से कितनी हुई, 39%, और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 13% इंक्रीज। तो प्रीपेड की इतनी कम क्यों है, तो रीज़न क्या है? प्रीपेड मतलब क्या होता है, कोई सर्विसेज की पहले आप मनी देते हो, उसके बाद उस सर्विस को यूज़ करते हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल में रिचार्ज पहले करते हो, बाद में आप सर्विस यूज़ करते हो। तो आज का पीपल ऐसा नहीं चाहता है। आज पीपल चाहता है पहले आप मुझे सर्विस दे दो और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपको चुका दूंगा। इसलिए इसकी जो ग्रोथ है कम है, बाकी इन दोनों की ग्रोथ ठीक ठाक है, और उसमें भी सबसे अधिक यूपीआई की है। At the same time, share of paper instrument in total retail payment declined from 3.83% to 0.88%. आज के समय में सोचिए, जब इतनी अच्छी पेमेंट आपकी यूपीआई सिस्टम है तो क्यों कोई आदमी जाके पेपर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाएगा कि वो चेक देगा, डिमांड ड्राफ्ट में करेगा। अब मैक्सिमम जगह क्यूआर कोड में स्कैन कीजिए, आप मनी को ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये वाली चीज़ जो है, चेक और ड्राफ्ट वाली भी कहानी, ये भी डिक्लाइन की ओर जा रहा है। इसके बाद एक जो ये है अदर डेवलपमेंट इन पेमेंट सिस्टम में क्या कहता है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये वाली थोड़ी ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है।
ये है क्या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? ये पहली बात तो ट्वाइस ईयर, एक मंथ में ये एक साल में ये 2 बार आती है। इसकी जो अभी बेस ईयर है वो 2018 है। 2018 से हम लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ डिजिटल पेमेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहा है या कितना ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इन सभी चीज़ को हम इस इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं। RBI DPI हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कहाँ से? फ्रॉम मार्च 2021 से 2022 तक का, इंडिकेटिंग रैपिड एडॉप्टिंग एंड डिपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो ये रिपोर्ट क्या कहता है? इंडिया में बहुत तेज़ी से इंसान जो है डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है अक्रॉस द कंट्री। RBI DPI वॉज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ विथ द मार्च 2018 एज अ बेस पीरियड। जो हमने यहाँ पे लिखा था इसकी बेस ईयर कितनी है? 2018 से कंपेयर करते हैं। RBI इसके अंतर्गत में टोटल 5 ब्रॉड पैरामीटर लेता है। देखो आप कोई चीज़ को मान लो मेजर करना है तो आप मेजर करेंगे उसके अंदर में क्या मेजर करेंगे। जैसे मान लो किसी की आपको ये पता करना है कि कोई कंट्री, जैसे मान लो लिटरेसी मेजर करना है तो लिटरेसी आप मान लो मेजर करेंगे तो पैरामीटर क्या है? कैसे बोलेंगे कि हाँ कोई आदमी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर तो सेट करना होगा ना कि हाँ 5 क्लास तक कितने बच्चे पास हैं, उसकी हेल्थ, मतलब ये सभी चीज़ जो है। तो हमने इसके लिए क्या किया है? अपना एक पैरामीटर बनाया है। तो पैरामीटर मतलब क्या? बाय यूजिंग दिस पैरामीटर RBI चेक करता है डिपनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। और इस तरह के पैरामीटर में टोटल 5 पैरामीटर है जिसमें ये देखो 5 चीज़ उसने इसमें ऐड किया है। जैसे पेमेंट की परफॉर्मेंस जो है ये 45% इस बास्केट में। आप इसे ऐसे भी करके कर सकते हैं। मान लो एक बास्केट है, इस बास्केट में हम टोटल सामान डाल रहे हैं और इस चीज़ का यदि इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट होगा तो मेरा ये जो है DPI ये बताएगा DPI डाउन और इंक्रीज होगा। तो ये जो मेरा DPI है, DPI में हमने क्या डाला? जैसे पेमेंट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम कितनी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल पेमेंट में, डिजिटल पेमेंट इंसान कितना कर रहा है। करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू GDP के कंपैरिजन में हम लोग निकालते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन कि कितनी फिजिकल मनी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। डिजिटल पेमेंट कितना हो रहा है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है, और कितने पीपल कैश विदड्रॉल कर रहे हैं, मतलब मनी निकाल के वो कुछ खर्च कर रहे हैं। तो इससे मुझे पता लगेगा ना, आइडिया लगेगा कि कौन मनी, तो हमारा डिजिटल पेमेंट परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो ये हमारे इस बास्केट में 45% चीज़ है। मतलब इसमें यदि थोड़ी भी इंक्रीज होगी तो ये बास्केट बताएगा कि हाँ मान लो डिजिटल पेमेंट जो है आदमी थोड़ी अधिक यूज करेगा। इसका मतलब है हमारा जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स DPI वाला, वो ग्रोथ करेगा क्या? हाँ डिजिटल पेमेंट आदमी अधिक कर रहा है। इसमें जो दूसरा डाटा है वो मतलब क्या है? कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में हमने क्या 5% है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आप मान लो 5 पीपल को खड़ा कर दो, उससे पूछो आप ऑनलाइन पेमेंट अच्छा फील करते हैं करना या ऑफलाइन। कुछ पीपल आपको ऑफलाइन करेंगे, कुछ लाइक आपको बोलेंगे ऑनलाइन। जिसके पास एजुकेशन एंड अवेयरनेस कम है वो बोलेगा नहीं मुझे इस झंझट में नहीं पढ़ना है, मुझे बस वही कैश वाला सिस्टम चाहिए, दे दो। तो कुछ शॉप में अभी भी आप जाइए, उसे यदि आप मान लो ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हो तो उसे लगेगा कि ये सामान मेरे से फ्री में ले जा रहा है, ऐसे आपको आँख निकाल के देखेगा, ऑनलाइन देगा, इस तरह से वो बात करेगा। लेकिन मनी तो मनी है, दोनों चीज़ तो सेम जा रही है। इसका मतलब है अवेयरनेस एंड एजुकेशन उस पीपल में कितना है। उसके बाद कंप्लेंट्स कितनी आती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू रिगार्डिंग, फ्रॉड कितनी हो रही है, ये चीज़ हम लोग इसमें मेजर करेंगे कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में। उसके बाद है पेमेंट इनेबलर्स वेट। इनेबलर्स वेट मतलब कितनी इंटरनेट है, कहाँ पे क्या सुविधा है, बैंक, आधार, बैंक अकाउंट, इन चीज़ों से हम लोग बात करेंगे पेमेंट इनेबलर वेट क्या है इस चीज़ से। उसके बाद है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। तो ये चूँकि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब तो आदमी ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यदि है या नहीं है, फास्टैग अभी जो जैसे कार के लिए हमने इस्तेमाल लगाया है, हर कार में मैंडेटरी किया, कोई भी व्हीकल से तो उसके लिए फास्टैग। तो इन सभी चीज़ से हम लोग देखेंगे क्या, ये डिमांड साइड फैक्टर है, पीपल में इसकी कितनी डिमांड है। यदि ये डिमांड मान लो इंक्रीज होती है कि आदमी बहुत ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, हमारा जो है ऑनलाइन पेमेंट की जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंडेक्स में।
उसके बाद कहता है क्या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हम बात करें तो सप्लाई साइड फैक्टर से कि हम इसके लिए सप्लाई कितनी है, कितनी बैंक ब्रांचेज है, ढेर सारा बैंक ब्रांचेज है, ये मोड आदमी प्रमोट होगा पेमेंट के लिए, एटीएम कितनी है, क्यूआर कोड से कौन कौन सी चीज़ लिंक हो चुकी है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है या नहीं है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस जो बैंकिंग सर्विसेज को आम जन तक पहुंचाए, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, कितनी दुकान पे जब सेल हो रही है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल इस तरह की जो आप मशीन देखते हैं और अपने कार्ड को यहाँ पे स्वाइप करते हैं। तो इन सब चीज़ से मेजर करके ये 5 पैरामीटर से आरबीआई मेजर करेगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा। RBI directive advise all payment system provide to ensure that their entire data relating to payment system operated by them is stored in system only in India। देखो सिंपल सी बात क्या थी इसमें कि आपको पता है क्या, इसी वजह से जो मास्टर कार्ड था ना, जो अमेरिकन कंपनी मास्टर कार्ड थी, एक्चुअली इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जब कभी हम लोग ट्रेड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल से कहानी बताएंगे। एक्चुअली क्या था क्या कि यूएसए जो है, यूएसए अंडर द सिस्टम ऑफ जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत हर एक डेवलपिंग कंट्री को, उस डेवलपिंग कंट्री में जैसे मान लो डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया है, उसको एक सिस्टम के थ्रू क्या बोलता है कि यदि आप हमारे यहाँ कोई सामान क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारे यहाँ सामान बेचने आ रहे हैं तो आपके सामान पे हम 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लेंगे, और इधर से जो यूएसए से जो सामान जाएगा तो इंडिया इस पर टैक्स लगा सकता है, इंडिया इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। इसके लिए ये ऐसा क्यों चाहता है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री का ढेर सारा सामान इसमें जो है कि ये चाहे प्रमोट हो, सेलिंग हो। इसमें भी अमेरिका की चाल है, ये अमेरिका इसलिए ऐसा करता है कि बस वो वही सामान को इस लिस्ट में, मान लो इतना सामान अमेरिका पहले तय कर देगा, XYZ अमाउंट पे आप पे हम टैक्स नहीं लेंगे। जब इंडिया ने इस पे स्टडी किया ना, ये वही सारा सामान था जो मेजरली यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए। मान लो क्या किया, यहाँ से क्या किया उसने, आयरन एंड स्टील को क्या किया उसने, अमेरिका ने बाय कर लिया 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पे। इसी आयरन एंड स्टील का मान लो क्या करेगा अमेरिका, कोई हथियार बना के फिर इंडिया को बेच देगा। तो बेनिफिट लार्जली हो रहा था यूएसए को ही, तो यूएसए ये सिस्टम किया हुआ था, फिर भी इंडिया इस पर कुछ नहीं बोला था। ये जीएसपी सिस्टम से इंडिया यहाँ से सामान बेच रहा था। बट एक दिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है क्या कि हम यहाँ से हार्ले डेविल्सन बाइक भेज रहे हैं और हार्ले डेविल्सन बाइक पे तुम क्या करो, टैक्स को जो है कम कर दो। इंडिया बोला हम तो ऐसा कोई कंप्लायंस साइन नहीं किए हैं कि आपके सामान पे टैक्स कम करेंगे। जब इंडिया ने कम नहीं किया तो फिर यूएसए ने क्या किया, हमारे यहाँ से जो भी जीएसपी सिस्टम पे जो भी सामान जा रहा था जिस पे पहले 0% टैक्स लग रहा था, बहुत सारे सामान पे क्या किया यूएसए, उस पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इंडिया को लगा कि चलो ठीक है, वो फिर भी रिएक्ट नहीं किया। फिर इसके बाद और कुछ सामान पे क्या किया, यूएसए ने टैक्स बढ़ा दिया। जब यूएसए ने टैक्स बढ़ाया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय, तो तब जाके अब इंडिया बोला कि चलो बहुत हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब तुमको हम बताते हैं हम क्या करते हैं। तो हम इंडिया ने फिर एक कानून लाया जो कि आप उसी का एक रिफ्लेक्ट आप ये इसमें देख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो यूएस की कंपनी है मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड जो आप जो एटीएम देखते हैं, ये मास्टर कार्ड क्या करती है, सबको क्या पेमेंट ऑप्शन, आप एटीएम कार्ड वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करती है। तो मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है, इसकी सारी डाटा जो है वो मास्टर कार्ड क्या करता था, वो यूएसए में स्टोर करता था। इंडिया ने बोला क्या, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी, तुमसे हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम अपना नेशनल सिक्योरिटी के चलते हमारा सारा डाटा जो है ना, वो डाटा इंडिया में जमा होना चाहिए। मास्टर कार्ड को भी बोला कि तुम अपना ऑफिस या तो क्या करो कि वो इंडिया में खोलो। मास्टर कार्ड ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपने कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले सुने होंगे कि मास्टर कार्ड को हर जगह बैन कर दिया गया था, बिकॉज वो डाटा सेंटर इंडिया में नहीं खोला था। ठीक है, और भी इंडिया ने इस पर रिटेलिएटरी इफेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या किया, और जो है न्यू ई कॉमर्स रूल हमने लाया। न्यू ई कॉमर्स रूल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेजरली यूएसए की कंपनी है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट कर दिया। उसको भी बोला कि तुम अपना सारा रिकॉर्ड जो है इंडिया में जमा रखो। ये उसी समय की कुछ न्यूज़ है, 2018 में नमस्ते ट्रंप उस समय आयोजन हुआ था घटना, आप यदि रिलेट कर पा रहे हैं तो उस समय क्या कहा कि जितने भी हैं डाटा को तुम्हें इंडिया में स्टोर करके रखनी है, और इसको रेगुलेट करने और इस पे नज़र बना के कौन रखेगा, सर्ट इन क्या है, हमारा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। जस्ट लाइक जितने भी डाटा हैं, जस्ट वो डाटा को क्या करता है, सर्ट इन जो है उसे एक
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में ये आती है, जो कि सारे डाटा में प्राइवेसी बना रहे, कोई डाटा को ब्रीच नहीं करे, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रहे, वो इसको मेंटेन करता है। यदि ये क्या करता है, सर्ट इन इम्पैनल्ड ऑडिटर ऑडिट द सिस्टम एंड डाटा कैन बी शेयर्ड विद द ओवरसीज रेगुलेटर। यदि उसे कहीं ओवरसीज भेजनी है, किसी बड़े एजेंसी को कहीं जो बाहर काम कर रहा है, किसी एम्बेसी को भेजनी है, तो उसके लिए पहले आरबीआई की अप्रूवल होगी। बस मतलब एक लाइन में बस इतनी समझनी है, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा में एक बात ये कही गई थी क्या, जो भी डाटा रिलेटेड टू इंडिया होगा उसे आपको इंडिया में स्टोर करना होगा। बस एक लाइन में ये चीज़ इसमें याद रखनी है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस हमने अभी पूरी की पूरी से देखा ही, बीबीपीएस हमने यहाँ पे भी पढ़ा। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था बीबीपीएस फॉर बिल पेमेंट लाइक गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये भारत बिल पेमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वही यहाँ पे लिखा है क्या कि आरबीआई ने जो है अभी रिड्यूस किया है मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट फ्रॉम 100 करोड़ से 25 करोड़। मतलब पहले मान लो किसी कंपनी के लिए उसके वो एलिजिबिलिटी कंडीशन में होगा कि मिनिमम नेटवर्थ आपका 100 करोड़ होगा, तब आप ये कंपनी खोल सकते हो। कोई भी स्टार्टअप वगैरह जो है उसके लिए ये मान लो पहले नेटवर्थ होता, तो 100 करोड़ काफ़ी बिग अमाउंट है। तो आरबीआई ने क्या करा, इसको रिड्यूस करके 25 करोड़ रुपीज़ कर दिया। अब इससे क्या होगा, ढेर सारे कंपनी और आएंगे। आरबीआई तो यही चाहता है ना, जितनी अधिक से अधिक स्टार्टअप हो, जितनी अधिक से अधिक कंपनी आए तो और अच्छा है। पीपल को सर्विस मिलनी चाहिए, पूरी इंडिया को हमें डिजिटली रिफॉर्म करनी है। तो फॉर इंक्रीजिंग डिजिटल एंड फास्टर पेमेंट, ढेर सारी कंपनी आएगी, ढेर सारी, मान लो जब कंपटीशन तगड़ा होता है तो सर्विसेज और निखर के अच्छा आता है, एक से एक सर्विसेज रिफॉर्म होगा। तो यही चीज़ है। और टू इम्प्लीमेंट एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम, हमने जो बात किया था बीबीपीएस के थ्रू आप बिल को पेमेंट कर सकते हो इजीली। उसके बाद है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, तो कॉस्ट पेड बाय मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट। याद कीजिए इनिशियली के दौर में, आज के समय में तो अब जनरली ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 हो गया है, ये जनरली अब नहीं लगता है। पहले क्या था कि आप अभी से फिर वही 3-4 साल पहले की कहानी याद करेंगे। ये मान लो पीओएस मशीन था, पॉइंट ऑफ सेल मशीन था। तो आप जैसे कि यहाँ से गए, मान लो कोई मोबाइल आपको खरीदनी है, मोबाइल की मान लो प्राइस इसने बताया 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ प्राइस बताया। आपने बोला कि सर हम कार्ड पेमेंट करेंगे, तो ये जोड़ता कि फिर अब कंपनी जो मोबाइल वाला जो ऑनर था वो बोलता क्या, देखो मुझे तो एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा, तुमसे 2% एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं तो जाओ एटीएम से कैश लेके आओ। तो ये 2% क्या करता था, हालांकि ये इलीगल है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट कंज्यूमर को नहीं देनी है, जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है उसे देनी है। बट ये क्या करता कि ये 2% मान लो एक्स्ट्रा करके इससे बोलता कि तुमसे हम 2200 रुपये लेंगे, ठीक है, ये बोलता है इससे हम तुमसे इतना पैसा लेंगे। तो पर्सन ये क्या करता, फिर यहाँ से पहले मोबाइल दुकान से छोड़ के कहीं एटीएम ढूंढता, उस एटीएम से 20,000 रुपीज़ निकालता, फिर इसे पेमेंट करता। तो यही चीज़ है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब ये जो कॉस्ट और ये पैसा किसे पे करना होता, ये मर्चेंट जो है, ये शॉपकीपर है, इसे बैंक को देना पड़ता बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन के लिए। तो एमडीआर इज़ द कॉस्ट पेड बाय मर्चेंट, किसे, टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट लेने के लिए, जब वो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए पे करना। आज के समय में ये 0 है, ताकि जो है लोग अधिक से अधिक डिजिटली ऑनलाइन पेमेंट करें। उसके बाद है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। देखो ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एजेंसी है। एक्चुअली पूरी एक एगमेंट ग्रुप है जो कि प्रोवाइड करता है, आप पहले तो ये ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है। एगमेंट ग्रुप प्रोवाइड FIU Financial Intelligence Unit a platform to securely exchange expertise and financial intelligence to combat money laundering, terror financing। जैसे मान लो कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में जो मनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से कितनी मनी जा रही है, हम इंडिया लेवल पे तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली लेवल पे कौन सी मनी कहाँ से आ रही है, क्या वो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, इन सभी चीज़ को प्रॉपर एक जो है नॉलेज इसके लिए जो है शेयरिंग होती है, वो ग्रुप एगमॉन्ट ग्रुप ने इसे बनाया है FIU प्लेटफॉर्म। इसका इंडिया भी मेंबर है। तो इंडिया का जो रीजनल यूनिट है FIUIND इज़ अ मेंबर ऑफ एगमॉन्ट ग्रुप, अ यूनिट बॉडी ऑफ 116 FIU, 116 जो इस तरह का जो यूनाइटेड बॉडी है उसका एक जो है FIUIND एक मेंबर है।
ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहीं लग रहा है कि मान लो कहीं पे मान लो 2 करोड़ रुपीज़ कहीं पे चला गया, आपको लग रहा है कि वो क्या पता वो लीगल है या कहीं टेरर फाइनेंसिंग के लिए हो गया, पाकिस्तान चला गया, तो इन सब चीज़ से इंफॉर्मेशन जो है सारी एक जगह एक्यूमुलेट करके, तो FIUIND सेटअप इन 2004 is an independent central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information को disseminate करना, break करना, read करना relating to suspect financial transaction to enforcement agency like ED एंड फॉरेन FIU। पहले तो देश में जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है तो उसके साथ ये शेयर, जैसे हमारे देश में ED है तो ED के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, और उसके बाद फॉरेन FIU फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ये नॉलेज शेयर कर देगा बाकी, जिससे कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियली पेमेंट जो है वो सिक्योर है। तो ये पूरी की पूरी आर्टिकल थी पेमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, विद इन कल ही आपको ये वाली आर्टिकल फिनटेक से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा, बेटे बंटवारे को लड़ गए। अभी है बाप जिंदा, बेटे बंटवारे को लड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए।